सभी द्वितीय पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम एक कहानी यह भी पाठ को प्रारंभ कर चुके थे। वीडियो 1 में मन्नू भंडारी जी उनके जन्म के बारे में बताई थी और अपने पिताजी के स्वभाव के बारे में बता रहे थे। उनके पिताजी के जो संदेह के जो स्वभाव में, संदेह के जो चपेट में एक एक बार लेखिका और उसके परिवार के लोग भी आ जाते थे। अब आगे देख लीजिए। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। पितृगाथा, पितृ के जो कहानी, पितृ की जो विचार, पिता के, पितृ शब्द का अर्थ क्या है? पिता के जो कथा, इसलिए नहीं बता रही, नहीं गा रही। इसका अर्थ है नहीं बता रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। उनके गौरव के बारे में बताने के लिए ये सब मैं नहीं बता रही हूं, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूं। क्या देखना चाहती? कि यहां पर देख लीजिए आगे कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई है, या कि अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया, ये देखने के लिए मैं उनके गाथा को बता रही हूं। देख लीजिए यहाँ पर, बल्कि मैं यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व के कौन सी खूबी, खूबी शब्द का अर्थ है विशेषता, पिताजी की जो विशेषता, और खामियां, खामियां शब्द का अर्थ है त्रुटियां, उनके जो दोष मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में, मेरे व्यक्तित्व के जो बनावट में, रचना में गूंथी हुई है। गूंथना, पिरोना, मेरे व्यक्तित्व में उनकी जो विशेषताएं और उनकी जो दोष अगर मेरे व्यक्तित्व में आ गई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार, पिताजी एक एक बार जो अनजाने में किए हुए व्यवहार और अनचाहे किए हुए उनके व्यवहार को देखकर उनका जो व्यवहार मेरे व्यक्तित्व के भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया, मेरे व्यक्तित्व में किन बंधनों को, ग्रंथियों को शब्द का अर्थ है किन बंधनों को अथवा माया जाल को जन्म दिया। इसका अर्थ है उनके व्यक्तित्व के अनेक विचारधारा इनके व्यक्तित्व में आ गई है या नहीं, ये देखना चाहते हैं मन्नू भंडारी। इसलिए उनके गौरव गान अथवा उनके कथा के बारे में यहां पर बताना चाहते हैं। देख लीजिए आगे। अब एक विचारधारा, मैं काली हूं। मैं यानी कि मन्नू भंडारी। देख लीजिए, मन्नू भंडारी क्या है? काली है। बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मैं बचपन में, मैं यानी कि मन्नू भंडारी क्या है? दुबली, दुबले यानी कि पतले और तेलगे, और मरियल, मरियल और दुर्बल, शक्तिहीन। देख लीजिए थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। पिताजी की कमजोरी क्या है? गोरा रंग यानी कि सफेद रंग। लेकिन लेखिका कैसी थी? काली थी। देख लीजिए। बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, खूब बहुत ही गोरी यानी सुंदर और सफेद रंग की स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला। देख लीजिए, इनकी 2 साल बड़ी बहन, उसका नाम क्या है? सुशीला, से हर बात में तुलना। देख लीजिए, मन्नू भंडारी और सुशीला, इन दोनों के बीच में उनके पिताजी क्या करते थे? तुलना करते थे। तुलना करना यानी कि होलिके माडुವುದು ಅಂತ अर्थ। पिताजी किस रंग को चाहते थे? गोरा रंग। यहां पर मन्नू भंडारी काली थी लेकिन सुशीला गोरी। देख लीजिए यहां पर। और फिर उसकी प्रशंसा नहीं। देख लीजिए, पिताजी क्या करते थे? सुशीला की प्रशंसा करते थे। उनकी
उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि, देख लीजिए, ये जो घटनाएं मेरे मन में, देख लीजिए, मेरे मन में, मेरे भीतर ऐसे गहरे, मेरे मन में गहरे हीन भावना, हीन भावना, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? अपनी योग्यता को कम समझने की जो भावना मन्नू भंडारी में भी आ गई थी। देख लीजिए यहाँ पर बता रही है, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि, यानी कि माया जाल बंधन पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। आज मैं क्या कर चुकी हूं? नाम कमा चुकी हूं, सम्मान कमा चुकी हूं, प्रतिष्ठा पा चुकी हूं। इतने कुछ होने के बावजूद भी आज तक वह जो हीन भावना से अभी तक मैं उभर नहीं पाई, मुक्ति न पाई। लेखिका बताती, अभी भी वही भावनाएं, वही हीन भावनाएं मुझ में छिपी हुई है, मुझ में है। इस तरह लेखिका बताती है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। देख लीजिए, आज भी कुछ परिचय करवाते समय कुछ लोग मुझे और मेरे लेखनीय जीवन की और मेरे जो साहित्य को परिचय करवाते समय कुछ विशेषता लगाकर मेरी उपलब्धियों का जब जिक्र करते हैं तो उस वक्त मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती। संकोच से सिमटना, छोटा होना, इसका अर्थ है मन छोटा करना। इतना ही नहीं हो जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि लज्जा महसूस करती हूँ। गड़ने गड़ने को हो आना, इसका अर्थ है लज्जा महसूस करना। कारण क्या है? इनके पिताजी के जो कुछ विचारधारा, उनके पिताजी जब तुलना करते थे, ये जब कुछ विचारधाराएं उसे कुछ अच्छा नहीं लगते थे। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते, देख लीजिए, मेरे, शायद वो बता रही है, शायद अचेतन की किसी परत के नीचे, मेरे जीवन में, मेरे जो मन में अचेतन के संदर्भ में भी किसी परत, यानी कि तह के नीचे छिपी यही हीन भावना। देख लीजिए यहाँ पर, कौन सी हीन भावना? अपनी योग्यता को कम समझना। पिताजी की यह बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, आज भी अपने आप को मैं एक एक बार हीन समझती हूँ। यह जो भावना किसी परत के नीचे दबी है, देख लीजिए यहाँ पर, दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। इसके कारण अपनी किसी भी उपलब्धि, अपने ज्ञान पर मैं क्या नहीं कर सकती? भरोसा कर नहीं सकती। इस तरह बता रही, जितने भी लिखे हैं फिर भी अपने आप पर एक विश्वास लेखिका को नहीं है। ऐसा यहाँ पर अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तित्व में पिताजी के कौन सी जो विचारधाराएं कहीं छिपी हुई है, इन बातों को बता रही है। देख लीजिए, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। ये सब विचारधारा मुझे तुक्का यानी कि बेकार उपाय लगता है। तुक्का शब्द का अर्थ क्या है? बेकार उपाय ही लगता है। देख लीजिए, आगे देख लीजिए, पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना भन्ना जाती थी। पिताजी के जो स्वभाव, कौन सा स्वभाव? शक्की स्वभाव, उससे मैं एक एक बार भन्ना भन्ना जाती थी। भन्ना भन्ना जाना, नाराज होना, दुखित हो जाना। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी
शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। देख लीजिए, आज एकाएक अचानक अपने खंडित विश्वास, खंडित यानी कि टूटा हुआ, देख लीजिए यहाँ पर खंडित शब्द का अर्थ है टूटा हुआ विश्वासों की, इनके जो विश्वास, अपने आप पर जो विश्वास जो टूट चुका है, उस व्यथा में, उस जो दुख में, उस दुख के नीचे पिताजी के जो शक्की स्वभाव ही दिखाई दे, उसकी जो झलक, उनकी जो प्रकाश ही मुझे दिखाई देती है। इस तरह मन्नू भंडारी अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताते आते हैं। देखिए, बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। देख लीजिए, ये बात पहले भी आ चुकी है। मेरे पिताजी के मन में संदेह की स्वभाव, संदेह की जो भावना क्यों आई, कैसे आई, उसके बारे में पहले भी बता चुके हैं क्यों आई है। और एक बार यहाँ पर दोहराती है, अपनों के हाथों विश्वासघात। देख लीजिए, उनके जो मित्र, उनके जो रिश्तेदारों से ही उसे जो विश्वासघात हुई है, उसके कारण उनके मन में क्या है, संदेह की भावना पैदा हुई है। ये भाव, ये जो विचारधारा यहाँ पर और एक बार लेखिका दोहराती है। देखिए, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से, देख लीजिए लेखिका मन्नू भंडारी जी, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रही, टक्कर चलती रही मतलब कुछ झगड़ा चलती रही। किन दोनों के बीच में, मन्नू और उनके पिताजी, दोनों के बीच में टक्कर चलती रही, झगड़ा चलती रही। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। वे तो यानी कि मेरे पिताजी अलग अलग रूपों में मुझ में हैं, मुझ में है यानी कि मेरे व्यक्तित्व में आ गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर कहीं कुंठाओं के रूप में मेरे पिताजी के जो गुण, कहीं कुंठाओं के रूप में, कुंठाओं यानी कि निराशाओं के रूप में मेरे पिताजी मुझ में हैं। कहीं प्रतिक्रिया के रूप में बदला, प्रतिक्रिया इसका अर्थ है बदला लेना, संशय के कारण बदला लेने की भावना जो पैदा हो जाती है उस रूप में। कहीं प्रतिच्छाया के रूप में, प्रतिच्छाया यानी कि परछाई के रूप में, मेरे पिताजी जैसे ही मुझे ही बनना, उस रूप में भी क्या है, उनके व्यक्तित्व मुझ में आ गए हैं। इस तरह लेखिका लिखते हैं। ओके, इस तरह उनके जो पिताजी, उनके जो व्यक्तित्व में कुंठाओं के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिछाया के रूप में है करके बताते आते हैं। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। देख लीजिए यहाँ पर अपने जीवन के संबंधित कुछ विचारधारा लिखती है। बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या, देख लीजिए अपनी पीढ़ी यानी कि यहाँ पर अपनी जो वंश वृक्ष, पीढ़ी शब्द का अर्थ क्या है, वंश वृक्ष को नकारना, अस्वीकार करने वालों को क्या सचमुच इस बात का, इनकी लोगों के जो गुण के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। देख लीजिए, कोई व्यक्ति अपने पीढ़ियों को नकारना, अस्वीकार करने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता, एहसास न होना, अनुभव नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत, उनका जो समीप का जो बीता समय किस कदर, किस
किस कदर यानी कि किस मान पर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। भीतर जड़ जमाना, नींव के रूप में रहना, इस तरह अनेक विचारधारा हमारे मन में छिपी रहती है। लेकिन समय का जो प्रवाह, समय का प्रवाह यानी कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। जिस तरह समय चलता जाता है उसी तरह वह जो समय हम लोगों को दूसरी दिशाओं में बहाकर लेकर जाता है। तो और स्थितियों का दबाव, स्थिति यानी कि जिस संदर्भ में हम लोग जीवन यापन चलाते रहते हैं, हमारे जो स्थितियों के जो दबाव होते हैं उसके कारण हमारा रूप भी बदल सकता है। लेकिन हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। यानी कि हमारे घर के लोगों के जो स्वभाव हम में जो आए रहते हैं उससे हम मुक्त हो नहीं पाते हैं। स्थितियों के दबाव के कारण और समय के कारण हमारी दिशाएं अलग हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनके जो स्वभाव, उनके जो व्यक्तित्व हम में कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं। इस तरह लेखिका मन्नू भंडारी लिखती आती है। देखिए, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। देख लीजिए यहाँ पर अब थोड़ी माँ के बारे में भी यहाँ पर लिखती हैं। पिता के ठीक विपरीत, विपरीत यानी कि अपोजिट। देख लीजिए, थी कैसी थी? बेपढ़ी लिखी यानी कि अनपढ़ माँ थी। देख लीजिए, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। देख लीजिए, धरती से भी ज्यादा क्या है? धैर्य थी। किसमें? इनकी माँ में। और सहन शक्ति भी थी। पिताजी की हर ज्यादती को, ज्यादती यानी कि जुल्म, पिताजी जो कुछ भी जुल्म करते थे बच्चों पर नहीं करते थे। जब उसे गुस्सा आता था तो अपनी पत्नी पर वे गुस्सा दिखाते थे। पिताजी की हर ज्यादती को, ज्यादती जुल्म को अपना प्राप्य मिलने योग्य समझती थी और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को, देख लीजिए, फरमाइश और अपने बच्चों की हर एक फरमाइश यानी कि प्रेम पूर्वक दिया आदेश। बच्चे जो भी आदेश देते हैं वो प्रेम पूर्वक रहता था। देख लीजिए, फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे हर एक विचारधाराओं को सहज भावना से मेरी माँ क्या करती थी? स्वीकार करती थी। इस तरह मन्नू बताती है। देखिए, उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। मेरी माँ अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी मांगी नहीं है और चाही नहीं। केवल दिया ही दिया, हम लोगों को सिर्फ दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव देखिए, हम भाई बहनों का सारा लगाव यानी कि प्रेम का जो संबंध शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। सारा जो प्रेम माँ के साथ था, लेकिन वह जो भावना हमारे मन में सहानुभूति के कारण ही आया था शायद। इस तरह लेखिका लिखती है। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग। देख लीजिए, अपनी माँ के बारे में लिखते हैं। निहायत यानी कि बहुत अधिक, असहाय, मजबूर में लिपटा, मजबूरी यानी कि विवशता में लिपटना, अपनाना। मेरी माँ मजबूरी में इन सारे बातों को अपनाई थी। उनका यह जो त्याग, मजबूरी की वजह से उसमें जो त्याग की भावना आई थी, कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यह जो त्याग की भावना, मेरा आदर्श, मैं उसको अपनाई नहीं, मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। उनका त्याग भी मेरा आदर्श नहीं बना, उनकी जो सहिष्णुता भी मेरी आदर्श नहीं बना। सहिष्णुता शब्द का अर्थ है सहनशीलता।
खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटते हैं। जो कुछ भी हो, यह पैतृक पुराना, पिता संबंधी विचारधारा, माँ संबंधी विचारधारा, यहीं पर इसको समाप्त करती हूँ। अब अपने पर आती हूँ। इस तरह अब अपने बारे में भी यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। हम लोग, मेरे पिताजी के लिए कुल मिलाकर 5 बच्चे हैं, उनमें से सबसे छोटी मैं। मेरे 2 भाई हैं, 2 बड़ी बहनें हैं। इस अर्थ में सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। देख लीजिए यहाँ पर, अपनी बड़ी बहन की जब शादी हो रही थी उस संदर्भ में मैं सिर्फ 7 साल की लड़की थी। मेरा जो आयु सिर्फ 7 साल था। उसकी जो एक धुंधली सी याद, अस्पष्ट याद मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन, कौन? सुशीला, देख लीजिए, और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। देख लीजिए, बचपन में बहुत सारे खेल इन लोगों ने खेलते हैं। सतोलिया अंद्र लगोरी आಟ, ಲಂಗಡಿ ಟಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಏನು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। पास की पड़ोस की सहेलियों के साथ, घर के आसपास के सहेलियों के साथ भी मैंने गुड्डे गुड्डियों के क्या है ब्याह भी रचाए। इस तरह के जो खेल मैंने खेली। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे भाइयों के साथ मैंने गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। जब पतंग उड़ाती थी तो उस वक्त कांच पीस कर मांझा सूतना, धागे को कांच पीस कर उसे लगाकर दूसरे जो पतंगों को काटने की एक क्रिया, उस जो खेल को भी यह खेली है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। इन सारे खेलों का जो गतिविधि, इनकी सक्रियता, ये सब हम बाहर, घर के बाहर ही करना पड़ता था। लेकिन हमारे जो दायरा क्या था, गतिविधियों का जो दायरा क्या था, दायरा शब्द का अर्थ है क्षेत्र, घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। इन लोगों की जो सीमा, इनके एक सीमा थी सिर्फ घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। देख लीजिए, उस जमाने की बात यहाँ पर कर रही है। घर की सीमा सिर्फ घर तक इतना ही नहीं रहता था, पूरे मोहल्ले तक रहते थे। पूरे मोहल्ला ही इनका घर था, इस अर्थ में बता रही है। पूरे मोहल्ले में कहीं भी जाकर यह आती थी। देख लीजिए, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसके घर का जो सीमा पूरे मोहल्ले थे, इसलिए किसी भी घर में यह आसानी से जाकर आती थी। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे, कुछ घर तो हमारे परिवार के एक भाग हो गए थे। हम लोग उनके घर में आसानी से जाते थे, आते थे, वे लोग भी हमारे घर को आसानी से आते थे, जाते थे। इस तरह लेखिका बता रही है। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है। शिद्दत शब्द का क्या है? अधिकता, ज्यादा। देख लीजिए, बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने, देख लीजिए यहाँ पर आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैटों में रहने वाले को
हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या बता रही है, पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका बता रही है। आज के संदर्भ के जो पड़ोस कल्चर कैसा है, लेकिन जब मन्नू भंडारी छोटी थी उस वक्त पड़ोस कल्चर कैसा था, इसके बारे में लेखिका यहाँ पर कुछ विचारधारा व्यक्त करती है। प्रश्न आया है, इस पड़ोस कल्चर संबंधी प्रश्न आया है, ठीक तरह से इन विचारधाराओं को समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए आज के जमाने में क्या हुआ है, अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने, आजकल के जमाने में क्या हुआ है, लोगों को अपनी जिंदगी खुद जीने की एक दबाव पड़ रही है। कारण क्या है, कुटुंब से लड़का हो या लड़की अलग होते चले जा रहे हैं, सब मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं। इस कारण हर एक व्यक्ति को कमाई करना पड़ रहा है, अपना जीवन खुद देखना पड़ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर यही क्या है, आधुनिक दबाव। आधुनिक दबाव ने, देख लीजिए यहाँ पर, अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैटों में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करना, अलग करना। जो बड़े बड़े नगरों में, जो फ्लैटों में रहते हैं, उन लोगों को कैसे जीवन यापन चलाना पड़ रहा है, अपनी जीवन खुद चलाने की जो बात यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित बना दिया है, छोटा बना दिया है, असहाय बना दिया। असहाय यानी कि मजबूर, हम मजबूरी से अपने जीवन को बिता रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मजबूर और असुरक्षित भी बना दिया है। क्या हम लोग सुरक्षित हैं क्या? बड़े बड़े नगरों में आज भी आप सभी लोग टीवियों में देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े नगरों में फ्लैटों में अकेले रहने वाले महिलाओं की जो हत्या हो रही है, असुरक्षित बन चुके हैं ये लोग। देख लीजिए इस तरह यहाँ पर लेखिका आजकल के जमाने के जो पड़ोस कल्चर के बारे में अपने विचारधारा व्यक्त कर रही है। लेकिन पहले जमाने में घर का जो दायरा क्या है, पूरे मोहल्ले तक रहता था, सभी के घर में हम लोग आसानी से जाते थे, आते थे। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं हो रहा है। अपने जीवन को खुद जीने की एक मजबूरी आ पड़ी है हमें। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। देख लीजिए कौन से मोहल्ले, यह बात प्रारंभ में ही आया है, अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले। देख लीजिए मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र, यह जब कहानी लिखना प्रारंभ करते हैं तो इनको क्या क्या अनुभव हुआ था अपने घर में, घर के आसपास, उनके जो मोहल्ले में जो अनुभव हुए हैं, क्या क्या खेल खेलते हैं, घर के आसपास के लोग कैसे थे, वे कैसे जीवन बिता रहे थे, उन सारे विचारधाराओं को अपनी कहानियों में लिखती है। देख लीजिए आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। उस मोहल्ले में ही मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार चुकी थी। किशोरावस्था यानी कि 15 वर्ष से कम की अवस्था वहीं पर गुजारी थी और युवावस्था में पांव रखी थी। देख लीजिए 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। उस जो कहानी लिखी थी, उस कहानी के जो पात्र 1 या 2 इतना ही मेरे परिवार के लोग थे, लेकिन बाकी सभी बाहर के लोग ही थे। इस तरह लिखती हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। देख लीजिए इन लोगों को यानी कि उस मोहल्ले के लोगों को देखते सुनते ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप, इनके जो प्रभाव, इनकी छाप यानी कि इनके जो प्रभाव मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो, इस बात का जो
अनुभव तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। जब मैं कहानी लिख रही थी उस संदर्भ में वे लोग, यानी कि कौन से लोग, अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले में जो रहने वाले लोग मेरे ऊपर किस तरह प्रभाव पड़े थे, यह बात मुझे कब पता चला, जब मैं कहानियां लिख रही थी उस वक्त मुझे पता चला। इतने वर्षों के अंतराल ने भी, अंतराल बीच का समय, इतने वर्ष जब चला गया, बीच का देख लीजिए यहाँ पर, बीच का जो समय ने भी उनकी भाव भंगिमा, देख लीजिए यहाँ पर, उन लोगों की भाव भंगिमा, यानी कि उन लोगों के जो क्रियाएं, हाव भाव, उनके विचार, वे लोग किस तरह जीवन चला रहे थे, उनकी जो भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, किसी को भी अस्पष्ट नहीं था, सभी मुझे स्पष्ट रूप से याद था। इस तरह लेखिका लिखती है। और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। बहुत ही आसानी से, बिना किसी विशेष प्रयास से, विशेष प्रयत्न से, देख लीजिए, बिना विशेष प्रयत्न से, विशेष प्रयत्न किए बिना ही वे सारे लोग मेरे कहानियों के पात्र बन गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। देख लीजिए यहाँ पर महाभोज क्या है, मन्नू भंडारी जी की एक चर्चित उपन्यास है। यह जो उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ, उस महाभोज के जो प्रमुख पात्र है दास साहब। दास साहब अपने आप क्या है, मुझे याद आ गए और उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुझे आ गई, तो मैंने महाभोज लिख डाली, महाभोज उपन्यास लिख डाली। यह मेरे अपने लिए एक आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। मुझे ही पता नहीं चला कि मैंने उसके बारे में कैसे लिखी। एक आश्चर्य की बात है। इस तरह लेखिका मन्नू भंडारी यहाँ पर बताती चली जाती है। यहाँ तक वीडियो 2 को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो को हम अगले समय देखेंगे। धन्यवाद।